गुड मॉर्निंग। यूरिनरी सिस्टम, इसमें आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे तैयार होती है किडनी के अंदर। आई माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, SRM स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली, यूपी। यूरिन जो तैयार होती है किडनी में, तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। सो नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन से ही किडनी तैयार हुई है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ रीनल कॉर्पुस्कल वेयर ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड एंड रीनल ट्यूब्यूल इनटू विच द फिल्टर्ड फ्लूइड पासेस। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं रीनल कॉर्पुस्कल, जहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, और दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल, जहाँ से वो फिल्टर्ड फ्लूइड जो है वहाँ से निकल जाता है। इसके पहले हमें याद रखना है कि 3 बेसिक प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन में। उसमें एक है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्सॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रेशन। तो ये तीनों प्रक्रिया के बाद, ये तीनों प्रक्रिया ब्लड प्लाज्मा पर होती है, और ब्लड प्लाज्मा पर ये तीनों प्रक्रिया होने के बाद जो कुछ भी बचता है वो यूरिन तैयार होती है, और बचा हुआ ब्लड फिर वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ रीनल कॉर्पुस्कल्स आर ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल, अ डेड एंड ट्यूब दैट सराउंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब ये पहला जो है रीनल कॉर्पुस्कल, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, इसमें बेसिकली कैपिलरी नेटवर्क है, और ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इसमें जो है फिल्ट्रेशन हो जाता है। दिस इज फिगर ऑफ अ किडनी इन विच दीज नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। हमने देखा कि एक किडनी में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नाउ नेफ्रॉन, the glomerular capsule is double-walled cup with cavity between 2 layers that receive filtrate from the capillaries। ये glomerular capsule जो होती है उसमें 2 layers होती है, मास पर फिल्ट्रेट कैपिलरी से आ जाता है। In order that fluid passes through them, the renal tubule consists of, ये renal tubule होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है proximal convoluted tubule, दूसरा है लूप ऑफ हिनले, और तीसरा है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये लूप ऑफ हिनले जो है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हिनले, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हिनले। तो इस तरह से ये रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट होते हैं, और दूसरे पार्ट के फिर 2 सब पार्ट हो जाते हैं। Proximal convoluted tubule. Proximal denote the part of tubule attached to the glomerular capsule, and distal denote the part that is further away. Proximal का मतलब नजदीक और distal का मतलब दूर। Convoluted means tubule is tightly coiled rather than a straight। तो ये tubule straight नहीं है, वो coiled है, एक दूसरे में घुमे हुए हैं। The renal corpuscles and both convoluted tubules lie within the renal cortex. Some nephrons loop remains in the renal cortex and some extend into the renal medulla, make a hairpin turn and then return to the renal cortex। तो उसमें कुछ पार्ट ये रीनल कॉर्पुस्कल का रीनल कॉर्टेक्स में होता है, कुछ रीनल मेडुला में हो जाता है। The distal convoluted tubule of several nephrons empty into single collecting duct। सबसे लास्ट पार्ट जो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, वहां से फिल्ट्रेट जो है कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट देन यूनाइट एंड कवरेज until eventually there are only several hundred large papillary duct which drains into minor calyces। वहां से papillary duct और वहां से minor calyx में यूरिन आ जाती है। The collecting duct and papillary duct extend from the renal cortex through the renal medulla to the renal pelvis। वहां से यूरिन renal pelvis में आ जाती है। Although one kidney has about 1 million nephrons, it has much smaller number of collecting duct and even fewer capillary duct। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं,
लेकिन कलेक्टिंग डक्ट की संख्या बहुत कम होती है और पैपिलरी डक्ट की संख्या उससे भी कम होती है। इन अ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले कनेक्ट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले जो है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को जोड़ने का काम करता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लूप डीप्स इनटू द रीनल मेडुला वेयर इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। It then makes a hairpin turn and return to the renal cortex as ascending limb of loop of Henle। ये दो पार्ट होते हैं loop of Henle के। About 80 to 85% of the nephrons are cortical nephrons. Their inner corpuscles lie in the outer portion of the renal cortex and they have short nephron loop that lie mainly in the cortex and penetrate only into the outer region of the renal medulla. The short nephron loop receive their blood supply from peritubular capillaries that arises from the efferent arterioles. The other 15 to 20% of the nephrons are juxtamedullary nephrons. In addition, juxtamedullary nephrons, the ascending loop of Henle consists of two portions, a thin ascending limb followed by thick ascending limb. The lumen diameter of the thin ascending limb is the same as in other areas of the renal tubule. It is only epithelium that thinner. Nephrons with long nephron loop enable the kidney to excrete very concentrated urine. तो यहाँ पर जो फ्लूइड पास होता है तो उसके बारे में ये हमें जानना है कि असेंडिंग लिम्ब थिक और थिन दो प्रकार के होते हैं। टू प्रोड्यूस यूरिन, नेफ्रॉन्स एंड कलेक्टिंग डक्ट परफॉर्म थ्री बेसिक प्रोसेसेस। ये हमारे फिजियोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूरिन फॉर्मेशन होते वक्त तीन बेसिक प्रोसेस होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी छानना, तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में ये होता है इसलिए उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का मतलब है शोषण कर लेना, रीएब्सॉर्प्शन का मतलब है फिर से शोषण कर लेना। यह ट्यूब में होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से लेकर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक। उसी ट्यूब में ट्यूबुलर सिक्रेशन भी होता है, वहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो सिक्रेट हो जाते हैं, इसलिए कुछ पार्ट सिक्रेट हुआ है, कुछ पार्ट फिल्टर हुआ है, कुछ पार्ट रीअब्सॉर्ब हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज यूरिन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, glomerular filtration is the first step of urine production. Water and most solutes in the blood plasma move across the wall of capillaries in the glomeruli where they are filtered and move into the glomerular capsule and then into the renal tubule. ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है पहली स्टेप है, उसमें ब्लड प्लाज्मा या ब्लड का सप्लाई जो किडनी को होता है उसमें से वाटर और उसमें से बहुत सारे कंटेंट जो है वो फिल्टर हो जाते हैं और बचा हुआ पार्ट जो है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल से रीनल ट्यूब्यूल में आ जाता है। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, as filtered fluid passes through the renal tubules, the collecting duct and tubule cells reabsorb about 99% of the filtered water and many useful solutes. जब जो बचा हुआ पार्ट रीनल ट्यूब्यूल में आता है तो 99% जो है वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। The water and solute return to the blood as it flows through the peritubular capillaries and vasa recta. जो ब्लड में आ जाता है वो पेरिट्यूबल कैपिलरी से वासा रेक्टा की तरफ और फिर विनस सिस्टम में आ जाता है। द टर्म रीअब्सॉर्प्शन रिफर्स टू द रिटर्न ऑफ फिल्टर्ड वाटर एंड सोल्यूट्स टू द ब्लड स्ट्रीम। टर्म एब्सॉर्प्शन बाय कॉन्ट्रास्ट मीन्स एंट्री ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी एज ऑकर्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ट्यूबुलर सिक्रेशन तीसरा पार्ट है। A fluid flows through the renal tubule and collecting duct. The renal tubule and duct cells secrete other material such as the waste, drugs, excess ions into the fluid. Tubular secretion removes a substance from the blood. In other instances,
the secretion of hormone released into the interstitial fluid and then into the blood. In this way, tubular secretion takes place. Now, solutes and the fluid that drains into the minor and major calyces and renal pelvis constitute urine and are excreted. तो इसमें से जो बचा हुआ पार्ट जो है तीनों प्रक्रिया होने के बाद फिर वो माइनर और मेजर कैलिसिस में आता है, रीनल पेल्विस में आता है, उसी को यूरिन कहते हैं और वो एलिमिनेट होता है. द रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ एनी सोल्यूट इक्वल टू इट्स रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस इट्स रेट ऑफ सेक्रेशन माइनस इट्स रेट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन. तो फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन ये तीनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. नाउ दिस वन इज ग्लोमेरुलर कैप्सूल. यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो जाता है, वहाँ फिल्ट्रेशन हो जाता है और ये ट्यूब्स है. यहाँ पर जो एक लाइन में बताए वो एक लाइन में नहीं होते हैं, वो कन्वोलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे में जुझे हुए होते हैं. By filtering, reabsorbing and secreting nephrons help maintain homeostasis of the blood volume and blood composition. तो ब्लड में से जो अननेसेसरी पार्ट है उसको बाहर डालने के बाद तीन प्रक्रिया द्वारा फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन और सेक्रेशन के बाद ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड का वॉल्यूम वो भी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर के अननेसेसरी मटेरियल ये बाहर चले जाते हैं. तो किडनी का इनडायरेक्टली ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड कंपोजिशन को नॉर्मल रखना. सिर्फ यूरिन प्रोडक्शन ये नेफ्रॉन का या किडनी का काम नहीं है. तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड कंपोजिशन को नॉर्मल रखना ये भी किडनी का काम है. नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. द फ्लूइड दैट एंटर द कैप्सुलर स्पेस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बिकॉज इट इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस. ऑन एवरेज the daily volume of glomerular filtrate in adult is 150 liters in females and 180 liters in males, a volume that represents about 65 times the entire blood plasma volume. किडनी को 24 घंटे में स्त्री शरीर में 150 लीटर ब्लड का सप्लाई होता है और पुरुष शरीर में 180 लीटर ब्लड का सप्लाई होता है. Because more than 99% of the glomerular filtrate return to the bloodstream via tubular reabsorption, only 1 to 2 liters are excreted as urine. ये जो 180 या 150 लीटर ब्लड सप्लाई जो होता है उसमें से सिर्फ 1 या 2 लीटर यूरिन डेली तैयार होती है और उसका एलिमिनेशन शरीर के बाहर होता है, बाकी सब रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन 3 मेन प्रेशर. यहाँ ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है. 1 प्रेशर प्रमोट एंड अदर 2 प्रेशर्स अपोजिट द फिल्ट्रेशन. एक प्रेशर जो होता है फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है और दूसरे 2 जो है फिल्ट्रेशन को विरोध करते हैं. एक है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और तीसरा है ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर. उसमें पहला जो है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मतलब है इज द प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. इट इज नॉर्मली 55 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ग्लोमेरुलर के ब्लड में जो पानी का प्रेशर होता है वो 55 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और उसको ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं. इट प्रमोट फिल्ट्रेशन बाय फोर्सिंग वाटर एंड सोल्यूट्स इन द ब्लड प्लाज्मा थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. ये प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो. उसको 2 फोर्सेस अपोज करते हैं. एक है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बाय फ्लूइड ऑलरेडी इन द कैप्सुलर स्पेस एंड रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल और कैप्सुलर स्पेस में जो पानी का प्रेशर होता है वो उसको अपोज करता है, उसको कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और वो होता है 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. अब तीसरा है ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर which is due to the presence of proteins such as the albumin, globulin and fibrinogen in the blood plasma. ये जो है it opposes filtration और ये होता है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. उसके बाद में ये सब एक प्रेशर उसको प्रमोट करता है, 2 उसको अपोज करते हैं, फिर उसके बाद भी फिल्ट्रेशन होता है, उसको कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर.
is the total pressure that promote filtration and is calculated as net filtration pressure is equal to glomerular blood hydrostatic pressure minus capsular hydrostatic pressure plus blood colloid osmotic pressure, or it is 55 minus 15 plus 30 is equal to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा हो गया 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसकी वजह से यह फिल्ट्रेशन होता है। जब किडनी डिसीजेस हो जाती हैं तो उसमें ये सब प्रेशर भी देखे जाते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म एबनॉर्मल हुआ है। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देखा जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 105 to 125 ml पर मिनट। इसके बाद 1 मिनट में 105 से 125 ml यूरिन फिल्ट्रेट हो जाती है या ब्लड प्लाज्मा फिल्ट्रेट हो जाता है। इसको GFR कहते हैं। ये भी एक डायग्नोसिस किडनी डिसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब वो GFR कम हो जाता है तो आपको अनुमान हो सकता है कि किडनी अभी डैमेज की तरफ जा रही है, किडनी डैमेज हो रही है और रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। The filtered substances are water and all substances except protein including ions, glucose, amino acids, creatinine and uric acid। ये जो फिल्टर्ड है उसमें सारे सब्सटेंसेस होते हैं, पानी होता है, लेकिन जो चीज़ें नहीं होती है वो है प्रोटीन्स, आयन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। उसके बाद में एज वी सीन द पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स आर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये जो पार्ट होते हैं वहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन, ये दो प्रक्रिया होती है। उसमें से पहला है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसमें क्या होता है, उसमें रीअब्सॉर्प्शन होता है। कौन कौन सी चीज़ों का रीअब्सॉर्प्शन होता है? नंबर 1 पानी का, वाटर। 65% of water is reabsorbed via process of osmosis. Then 65% of sodium is reabsorbed by the process sodium potassium pump. 65% of potassium is reabsorbed by the process diffusion. 100% of the glucose is absorbed by symporters and facilitated diffusion. इसलिए नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है। ग्लूकोज इज नील इन द नॉर्मल यूरिन। अमीनो एसिड्स 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं सिम्पोर्टर्स एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रक्रिया के बाद। क्लोराइड्स 50% रीअब्सॉर्ब होते हैं डिफ्यूजन की प्रक्रिया के बाद। कार्बोनेट्स 80 to 90% फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रीअब्सॉर्ब होते हैं। यूरिया जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद तैयार होता है 50% डिफ्यूजन के बाद रीअब्सॉर्ब होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसका कितना प्रमाण उसमें है उसके आधार पर रीअब्सॉर्ब होते हैं डिफ्यूजन के बाद। इसी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सिक्रेशन भी होता है, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, यूरिया का और क्रिएटिनिन का। हाइड्रोजन, अमोनिया एंड यूरिन, इसका अमाउंट जो है वेरिएबल होता है। हाइड्रोजन और अमोनिया एंटीपोर्टर से सिक्रेट होते हैं और यूरिया डिफ्यूजन से होता है। क्रिएटिनिन, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन इज प्रेजेंट हियर बाय सिक्रेशन। नाउ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहां पर एब्सॉर्प्शन होता है 50% ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस इन डिसेंडिंग लीव, 20 to 30% ऑफ सोडियम सिम्पोर्टर्स इन द असेंडिंग लीव, 20 to 30% of potassium symporters in ascending leaf, 35% of the chlorides symporters in ascending leaf, and carbonates 10 to 20% by the process facilitated diffusion. अब इसमें रीअब्सॉर्प्शन कैल्शियम मैग्नीशियम का होता है, वो वेरिएबल होता है और डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। एक पार्ट है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, उसमें सिक्रेशन होता है यूरिया का, लेकिन वो डिपेंड होता है, वेरिएबल अमाउंट होती है उसकी, रिसाइकलिंग फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वहां पर भी रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है। उसमें रीअब्सॉर्प्शन होता है
10 to 15% of water is reabsorbed through the process of osmosis. 5% of sodium is reabsorbed through symporters. 5% of the chlorides are absorbed through symporters. और कैल्शियम उसकी वेरिएबल होती है। तो इन सब चीज़ों का रिएब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन होते रहता है। अभी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर कलेक्टिंग डक्ट में दो प्रकार के सेल होते हैं। पहला है प्रिंसिपल सेल्स, वहाँ पर वो प्रिंसिपल सेल की वजह से रिएब्सॉर्प्शन होता है। 5 to 9% ऑफ वाटर इज reabsorbed by insertion of water channels stimulated by एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपको पता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, उसके टारगेट सेल जो है वो यहाँ पर होते हैं, वो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। वहाँ पर वाटर रिएब्सॉर्प्शन होता है 5 to 9% तक। 1 to 4% ऑफ सोडियम इज एब्सॉर्ब थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। सबको मालूम है कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। वेरिएबल अमाउंट में यूरिया और पोटेशियम जो होता है वो भी वेरिएबल अमाउंट में सिक्रेट होता है यहाँ पर प्रिंसिपल सेल्स के द्वारा। इस तरह से प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं वो रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन करते हैं। उसी में इंटरकैलेटेड सेल्स भी होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर कलेक्टिंग डक्ट में। वो जो है कार्बोनेट और यूरिया इनका रीएब्सॉर्प्शन करते हैं। उनका अमाउंट वेरिएबल होता है, यानी डिपेंड्स ऑन डाइट और इन्वायरमेंटल कंडीशंस। वहाँ पर सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन, वो भी वेरिएबल अमाउंट में होता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच योर ब्लड पीएच इज। तो यहाँ पर इस तरह से रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन इंटरकैलेटेड सेल्स के माध्यम से होते हैं। तो ये सब प्रक्रिया होने के बाद फिर हमारी किडनी में स्पेसिफिकली नेफ्रॉन्स के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। इस यूरिन फॉर्मेशन में फिर हम याद रखें 3 प्रक्रिया होती है, फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन जो होता है इट इज कैलकुलेटेड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो जिसमें एक फोर्स जो होता है वो प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को, 2 फोर्स जो होते हैं वो अपोज करते हैं फिल्ट्रेशन को। ये सब प्रक्रिया नेफ्रॉन में होने के बाद यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है। फिर वो वहाँ से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और आखिरी में रीनल पेल्विस में आ जाती है। और वहाँ से फिर यूरिन फॉर्मेशन होकर यूरेटर के माध्यम से वो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में लाई जाती है। तो इस तरह से हमारे किडनी में और खास करके नेफ्रॉन में, मोर स्पेसिफिक टर्म इज नेफ्रॉन में किडनी प्रोडक्शन होती है। ये सब नॉलेज जो है हमें जब पता चल जाता है, जब आप पेशेंट को डायग्नोस करते हो। किसी को अगर किडनी डिसीज हो तो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन तो यूरिन टेस्ट है, उसके बाद में यूरिन से रिलेटेड कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उसमें ब्लड यूरिया लेवल देखा जाता है। उसके बाद में क्रिएटिनिन का लेवल देखा जाता है। तो क्रिएटिनिन का लेवल जो अप टू द 1.5 होता है वो अगर बढ़ गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि धीरे धीरे किडनी डैमेज हो रही है। किडनी डैमेज ये स्लोली होती है, एक दिन में या कुछ दिन में नहीं होती है। तो ये सब एबनॉर्मल परसेंटेज जो है वो तुम्हारे ब्लड में बढ़ जाते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होने चाहिए वो न होते हुए हमारे ब्लड में जमा हो रहे हैं। आयुर्वेद की परिभाषा में मल जिनको उचित समय के बाद शरीर के बाहर जाना है वो जा नहीं पा रहा है और वो हमारे रस रक्त में या ब्लड में जमा होके रहता है। तो ये सब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसको फिजियोलॉजिकल या फंक्शन हमें समझने के बाद उसमें जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो समझने के लिए यह फिजियोलॉजी का नॉलेज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। आफ्टर फॉर्मेशन यूरिन ड्रेन्स थ्रू द माइनर कैलिसेस which join to become major calyces that unite to form renal pelvis. From renal pelvis, urine first drains into the ureters and then into urinary bladder. Urine is then discharged from the body
थ्रू द सिंगल यूरेथ्रा। फिर किडनी में से यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा और फिर यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट किडनी या नेफ्रॉन जो होते हैं वही यूरिन फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो यूरिन तैयार करते हैं। वो जब यूरिन तैयार करते हैं इसका मतलब ब्लड में से अननेसेसरी पार्ट वो बाहर निकालते हैं, तो ब्लड का कंपोजिशन भी मेंटेन होता है, नॉर्मल रखने की कोशिश किडनी के द्वारा की जाती है। तो ये दोनों फंक्शन को हमें किडनी का याद रखना है। उसके बाद में किडनी यूरिन जो होती है वो यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में आ जाती है। ये जो ऑर्गन्स है उसके बारे में डिटेल्स हम एक नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। आई एम श्योर यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इस वीडियो का आप बार बार देख सकते हो। इससे रिलेटेड बुक्स में जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हो, यूरिन फॉर्मेशन इन द नेफ्रॉन, और इसका आगे चलकर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट में नॉलेज यूटिलाइज कर सकते हो। तो you all I wish you all have a good day. Thank you very much.